मैं अपनी टैक्सी पर फ्रंट सीट को पीछे किए, सर पर टोपी रखे अपने हसीन ख्यालों के मजे लूट रहा था। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने टैक्सी को एक साइड पर खड़ा कर रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि सड़कों पर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा। मेरे लिए घर पहुंचना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। घर तो खैर पहुंचना मुश्किल था ही, लेकिन गाड़ी खराब होने का मुझे ज्यादा डर था। और फिलहाल जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं गाड़ी को ठीक करवाता, इसलिए सोचा कि गाड़ी को एक तरफ कर लेता हूँ। मेरे कौन सा पीछे बीवी बच्चे हैं जो मेरे इंतजार में सूख रहे होंगे। इसलिए बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा, अपनी सीट को पीछे की तरफ किया और बड़े ही आराम से लेट गया। सर पर पहनी हुई टोपी अपने मुंह पर रखी और सो गया। जहां मैंने गाड़ी खड़ी की थी वो सड़क काफी साफ थी और मेन रोड था, लेकिन वहां था सुनसान। अभी इस फैमिली को मैं छोड़कर आया था, वो शहर से कुछ दूर रहती थी। फैमिली को तो छोड़ दिया था, लेकिन वापसी में बारिश ने उधुम मचा के रख दिया था। इतनी तेज तूफानी बारिश कभी कभी ही यहाँ पर होती है, लेकिन जब होती है तो अगली पिछली सारी कसर खत्म कर देती है। आज भी ऐसी ही बारिश थी और सवारी मिलना भी यहाँ पर मुझे मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं अभी गहरी नींद में गया ही था कि जब मेरी खिड़की का दरवाजा खटका। मैंने टोपी हटा के देखा तो एक लड़की पूरी बारिश में भीगी हुई थी, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो बेहद बदहवासी में थी, बाल खुले हुए थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, आंखों का काजल रोने की वजह से शायद फैल गया था। वो बेहद परेशान थी, जोर जोर से खिड़की को बजा रही थी। मैंने जरा सी खिड़की खोली। मैंने कहा, जी कहिए। तो कहने लगी, जल्दी से दरवाजा खोलें। लेकिन आवाज में लड़खड़ाहट सी थी। आंखें नींद से चूर थी या नशे से, ये मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वो रो रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, फिर कहने लगी, जल्दी जल्दी चलो। मैंने कहा, कहाँ चलूं? कहने लगी, सीधा चलो। बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। मैंने कहा, जगह का नाम बताएं। कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ। मैंने कहा, ये तो पता है ना कि जाना कहाँ है। वो बार बार अपने सर पर हाथ मार रही थी। आंखें उसकी नींद से चूर हुई जा रही थीं, जैसे कि जबरदस्ती जागने की कोशिश कर रही हो। वो ये सोचने की कोशिश कर रही हो कि उसे कहाँ जाना है। अजीबो गरीब किस्म की लड़की थी। कहने लगी, वो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे नहीं छोड़ेगा वो, उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। ये कहते कहते वो पिछली सीट पर अपना सर गिरा चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने कहा, हेलो मिस। मैंने ड्राइविंग तो शुरू कर दी थी, लेकिन वो लड़की अपने होश खो चुकी थी। मैं तो एक अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन में फंस गया था। इसका क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं, क्योंकि वो तो बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी की रफ्तार मैं तेज भी करता था, तब भी गाड़ी आगे जाकर फंस जानी थी। वैसे भी उस गली में बहुत अंधेरा था। फिर मुझे ये भी डर हुआ कि पता नहीं बेचारी किससे बच के आई है। कपड़े उसके वाकई जगह जगह से फटे हुए थे, गले में दुपट्टा भी नहीं था। मैंने गाड़ी को रोका, पीछे पलट के देखा तो बाजू पर नाखूनों की खरोंच के निशान थे और ऐसे ही निशान उसके गले पर भी मौजूद थे। मैंने फौरन से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि उसके कपड़े उसके गले से भी फटे हुए थे। काफी ज्यादा कुछ उसका नुमाया हो रहा था। मैंने अपने ऊपर लपेटी हुई शॉल को उतारा और उस लड़की पर डाल दिया, क्योंकि वो अब पिछली सीट पर लेट चुकी थी। उसके ऊपर चादर मुंह तक मैंने ढक दी। फिर एक गहरी सांस ली। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसी कि उसकी वजह से उसे देख के बड़ों बड़ों का ईमान डोल जाए। मैंने सर को झटका। अभी मैं गाड़ी दोबारा चलाने ही लगा था जब एक गाड़ी मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे से काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। मैं हैरान कि मेरी गाड़ी को भला कौन रोक सकता है। फिर उसमें से दो नौजवान निकले, मेरी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगे। मैंने गाड़ी का शीशा कुछ नीचे किया। मैंने कहा, जी कौन? तो कहने लगे, तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? मैंने कहा, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है, क्योंकि सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी चल रही थी। वो गाड़ी मेरे बाद आई थी और मेरे अलावा
कोई गाड़ी वहां थी ही नहीं। तो कहने लगा, अभी तो यहाँ भाग रही थी, कुछ देर पहले। मैंने कहा, मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ शुक्र कर रहा था कि उस लड़की पर मैंने अपनी शॉल डाल दी थी। वो कहने लगा, वो लड़की हमारे ही घर की है और घर से भाग गई है। मैंने कहा, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ। वो बार बार पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की कुछ यूं लेटी थी कि अपनी टांगें उसने अपने पेट से लगाई हुई थी और शायद सर्दी की वजह से कपकपा रही थी, इसीलिए मैंने उस पर शॉल डाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान ना हो बल्कि कोई सामान सा पड़ा हो। उन्होंने कहा, ये पीछे क्या है? मैंने कहा, ये मेरा सामान है। ये भी तुम्हें दिखाऊं कि क्या है और क्या नहीं? क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? एक तो तूफानी बारिश ने वैसे ही दिमाग खराब करके रखा हुआ है, टैक्सी है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही, और एक तुम हो, बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। पता नहीं किस लड़की का पूछ रहे हो। अरे जाओ मियाँ, अपना काम करो, हमें भी अपने घर जाने दो। एक तो बेमौसम की बारिश, वो भी इतनी तूफानी, पता नहीं घर कैसे पहुंचे। मैंने चिढ़ते हुए बिगड़े हुए लहजे से उससे बात की, फिर वो वहां से चला गया। गाड़ी में बैठे नौजवान से कहने लगा कि लड़की टैक्सी में नहीं है, मुझे लगता है कि वो कहीं छुप गई है। ये कहकर वो गाड़ी के फ्रंट सीट को खोल के वहां बैठ गया। वो गाड़ी जा चुकी थी। मेरी रुकी हुई सांसें बेहाल हुई थी, लेकिन फिर वही सवाल था कि इस लड़की का क्या करूं, इसे कहाँ छोड़ूं। बहरहाल काफी मुश्किल से 1 घंटे की मशक्कत करने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। मेरा घर छोटा सा था, मुझे अपनी टैक्सी बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। गली भी मुनासिब सी थी, ना तो ज्यादा तंग थी और ना ही ज्यादा खुली। मेरा घर भी मुनासिब सा था, जिसमें मैं अकेला रहता था। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। एक छोटी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मैं भी अपने नाम का ढीठ था। मैं कहता था कि मैं ऐसा बखेड़ा नहीं पाल सकता। अरे पहले शादी करो, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं मनमौजी बंदा हूँ, दिल किया तो मैंने काम किया, और अगर दिल नहीं किया तो पड़ा रहा घर में। मैं ये जिम्मेदारी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए उस बेचारी ने मुझसे कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन घर की सफाई का भी मुझे कोई खास ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल बेपरवाह था। जहाँ दिल किया चीज को वहीं रख दिया, और जब जी में आया तो पूरा घर चमका दिया। नहीं तो महीने महीने झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया करता था। सब जगह मट्टी अटी रहती थी और मुझे घबराहट भी नहीं होती थी। लेकिन अब मसला उस लड़की का था। उस लड़की को अंदर कैसे लेकर जाऊं? वो तो बिल्कुल बेहोश थी। बारिश अभी भी बड़ी तेजी से हो रही थी। अभी तो मुझे घर जाकर देखना था कि घर का क्या हश्र हुआ है, क्योंकि सहन में पानी भर चुका होगा और एक कमरे से भी पानी कोने से टपकता रहता था। जब भी बारिश होती थी तो मैं कोई ना कोई बर्तन वहां रख देता था। लेकिन अब क्या करता? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत मुझे वो लड़की ही लग रही थी, जो कि बेहोश थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला और फिर उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल बेसुध लेटी थी। मैंने दाएं बाएं गली की तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था। फिर सबकी खिड़कियों की तरफ देखा, वो भी बंद थी। फिर शुक्र की सांस ली, और अगर किसी ने मुझे ये हरकत करते देख लिया तो मुझ पर बदनामी का बड़ा सा ठप्पा लगा देंगे। मैंने उस लड़की का बाजू खींचा, उसे बड़ी मुश्किल से घसीट के बाहर निकाला, फिर उसे गोद में उठा लिया। घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। मैं अब दरवाजा भी खोल चुका था। उसे गोद में भर के मैं अंदर लेकर आया। पांव से मैंने दरवाजा बंद किया। पानी से भरे सहन में से होता हुआ मैं कमरे तक आया। अपनी चारपाई पर उसे लिटा दिया, फिर एक गहरी सांस ली। दोनों हाथ कमर पर रख के कमर को जरा सीधा किया, क्योंकि देखने में ही वो लड़की दुबली पतली सी थी, लेकिन उठाने में नहीं। फिर मैंने बाहर जाकर टैक्सी को लॉक किया, शॉल निकाली और घर आकर वही शॉल उस लड़की पर डाल दी। लेकिन मसला ये था कि मेरे घर में कमरा एक था। सहन तो इस तेज बारिश से भीगा पड़ा था, और तेज बारिश में मैं सहन में 2 पल भी नहीं बैठ सकता था। 2 मिनट उस लड़की को गाड़ी से निकाल के कमरे में ले जाने में ही मेरे कपड़े भीग चुके थे। लेकिन खैर, इस कमरे में सोना और भी खतरे से खाली नहीं था,
क्योंकि जहाँ एक खूबसूरत लड़की अपनी पूरी कयामत के साथ वहां पर लेटी थी, बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था, बहुत हसीन भी थी, ऊपर से लिबास भी फटा हुआ था। सहन में जाते हुए भी मेरी नजरें उसे अच्छी तरह से देख चुकी थी, इसलिए कमरे में सोना बहुत बड़ा खतरा था। मरता क्या ना करता। मैं बाहर आ गया। तेज बारिश बरस रही थी, लेकिन सहन का कुछ हिस्सा छूटा हुआ था। मैंने कुर्सी वहां रखी और वहां बैठ गया। हालांकि नींद से तो मेरा भी बुरा हाल था। कमरे में चारपाई भी एक थी, जमीन पर पानी टपक रहा था, इसलिए मैं जमीन पर भी नहीं सो सकता था। और वैसे भी जब वहां वो लड़की सो रही थी तो मैं तो उस कमरे में भी नहीं जा सकता था। बेशक मैं शरीफ इंसान था, लेकिन फरिश्ता तो नहीं था, और शरीफ इंसानों पर तो शैतान ज्यादा अटैक करता है। इसलिए बड़ी मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठ गया, दूसरी कुर्सी सामने रख के उसके ऊपर टांगे रख ली। पता नहीं कब नींद आई, लेकिन बहरहाल गुजारा हो गया था। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। वाइपर लिया और ऐसे ही पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा सहन साफ किया। किचन देखा तो वो भी बर्तनों से भरा पड़ा था। ये बर्तन धो के मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर लड़की के लिए भी नाश्ता बना दिया। वैसे भी 9 बज चुके थे। मैंने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए, ताकि वो उठे और उसे वक्त पर उसके घर छोड़ूं और मैं भी आके सुकून से सो जाऊं। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा जरा सा खोला। वो अभी भी सो रही थी, लेकिन चेहरे से शॉल हटी हुई थी। फिर उसे देख के दिल बेईमानी के लिए उकसाने लगा। मैंने सोचा चलो, और कुछ नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं, और खूबसूरत चीजें तो होती ही देखने के लिए हैं। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया किस लिए है? फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं जरा सी भी चोरी नहीं कर सकता। पहले चेहरे को देखूंगा, फिर दिल किसी और चीज की फरमाइश करेगा। ये तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। मैंने कुछ जोर से दस्तक दी। वो चौंकी, फिर उसने आंखें खोल के कमरे का जायजा लिया, फिर जल्दी से उठ के बैठ गई। फिर मुझे देखने लगी, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा तासुर था। कहने लगी मैं यहाँ कैसे? फिर अपने फटे हुए कपड़े देखे तो मेरी शॉल फटाफट खुद पर डाल ली। मैंने कहा आप शायद रात को नशे में थीं, इसलिए आप मेरी टैक्सी में आ गईं। मैंने आपसे बहुत पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गईं। इसलिए मुझे मजबूरी में आपको अपने घर लाना पड़ा। आप बेहोश थीं, इसीलिए मजबूरी के तहत मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, ये मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप होश में नहीं आई, तो मजबूरन मुझे आपको उठा के कमरे में लिटाना पड़ा। लेकिन बाखुदा, इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल महफूज हैं। मेरी बात सुनकर वो काफी घबराई। मैंने कहा देखिए, वॉशरूम कमरे से बाहर है, आप मुंह हाथ धो लें और नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूँ। बाकी आप मुझे बता दीजिएगा आपका घर कहाँ है। जगह का भी नाम बता देंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वो कहने लगी कपड़े होंगे आपके पास? मैंने कहा क्या? वो कहने लगी मेरा मतलब है कपड़े होंगे, क्योंकि ये कपड़े फट चुके हैं। मैंने कहा मेरे घर में कोई भी औरत के कपड़े नहीं हैं। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। मैं अकेला हूँ, तो मर्दाना कपड़े हैं, वो चलेंगे? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी हाँ, आप मुझे कोई से भी कपड़े दे दें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अलमारी में से अपना एक मर्दाना जोड़ा निकाल के चारपाई पर रख दिया। वो उसी शॉल में उठकर वो कपड़े उठा के बाहर निकल गई। वो वॉशरूम में गई। जब बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था। मेरे दिए हुए उन ढीलम ढालम मर्दाना कपड़ों में वो और भी नर्वस सी थी। उसने अभी भी खुद पर वही शॉल पहन रखी थी। मैंने छोटी सी तिपाई पर नाश्ता रखा। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय थी और फ्राई अंडा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। मैंने कहा मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? तो कहने लगी मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा वो लोग कौन थे जो कि आपका पीछा कर रहे थे? वो कहने लगी वो मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। ये कहकर वो अपने आंसू साफ करने लगी।
میں نے کہا کہ جب آپ بے ہوش ہو گئی تھیں تو کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کی گاڑی نے میری ٹیکسی روکی تھی۔ یہ سن کے وہ جو چائے کا کپ اپنے ہونٹوں پر لگا رہی تھی اس نے وہ ہاتھ میں ہی روک دیا۔ کہنے لگی، پھر کون تھا اس میں؟ میں نے کہا، میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن 2 لڑکے تھے اور بدماش قسم کے لگ رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کسی لڑکی کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے چہرے کی رنگت اڑی۔ کہنے لگی، پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کے اوپر شال ڈال دی تھی، اسی لیے انہوں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچا لی۔ میں نے کہا، وہ تو بچا لی، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ میم صاحب تم کب تک میرے گھر پر بیٹھی رہو گی؟ لیکن میں اسے صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہمارا گھر محلے دار ٹائپ کا تھا، میرے گھر پر تو کوئی نہیں آتا تھا، لیکن جب چھوٹی بہن آتی تھی تو اس کے آس پاس بہت سے گھروں میں رہنے والی لڑکیوں سے دوستی تھی، اس لیے وہ ان کے گھروں میں بھی جاتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ ویسے بھی ہمارا پورا بچپن انہی گلیوں میں گزرا تھا، اس لیے کبھی کھانا نہیں پکتا تھا تو میں آس پڑوس سے مانگ لیتا تھا، وہ بھی مجھے دے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، یہاں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر وہ ایک لڑکی کو میرے گھر میں دیکھتے تو 100 سوال کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میری شرافت پر انگلی اٹھتی۔ وہ کہنے لگی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ مجھے کسی یتیم خانے تک چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، وہ کون تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگی، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، پلیز آپ مجھ سے ایسے سوال مت کریں۔ میں بھی چپ ہو گیا کہ شاید وہ اپنی باتیں مجھے بتانا نہیں چاہتی ہوگی، اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کر لیں، میں آپ کو یتیم خانے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر کہنے لگی، نہیں، رہنے دیں، ایسا کریں کہ آپ مجھے مین سڑک تک چھوڑ دیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھ سے کہے گی کہ میں اسے مین روڈ تک چھوڑ آؤں، لیکن جب وہ کچھ دیر تک باہر نہیں آئی تو میں اس کے کمرے کے پاس چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دستک دیتا، اس کی سسکیوں کی آوازیں مجھے سنائی دیں۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے دستک دی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، بس ابھی آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے عجیب سا دکھ ہو گیا، لیکن میں اسے یہاں رکھ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ لوگ مجھ پر ہی انگلی اٹھاتے یا پھر میری شرافت پر۔ کچھ دیر میں وہ باہر آ گئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا، دیکھیے، اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو اس کے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگی، کوئی نہیں ہے، کہہ تو چکی ہوں آپ کو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور اسے مین روڈ پر چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے کام پر نکل گیا، لیکن پورا دن وہ لڑکی میرے خیالوں پر چھائی رہی۔ پتہ نہیں کون تھی کون نہیں، اپنے بارے میں کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں وہ لڑکے کون تھے جو اس وقت اس کا پیچھا کر رہے تھے، جنہوں نے اس لڑکی کے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ سارا دن میرے ذہن میں بس اسی لڑکی کے ارد گرد ہی میرا ذہن گھومتا رہا، جس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آج روز سے زیادہ سواریاں ملی۔ میں رات کو 10 بجے تک فری ہو کر گھر آیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ کس پڑوسن سے کھانا مانگوں، کیونکہ بہت تھک گیا تھا۔ مجھے خاص کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ میری بہن جب گھر آتی تھی تو کافی کھانا بنا کے فریز کر جاتی تھی، جس سے میرا گزر بسر ہو جاتا تھا، ورنہ پھر انڈے بنا کر کھا لیتا تھا۔ آج میں گھر آیا، تالا کھولا، جیسے ہی اندر داخل ہوا، گھر کا نقشہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ گھر کافی صاف ستھرا تھا۔ میں حیران، مجھے خیال آیا، یہ اتنا صاف کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی خود بخود۔ پھر کچن سے برتن کھٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں وہیں پر ٹھہر گیا۔ کھانے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ میرے گھر کون آ سکتا ہے۔ تالا تو میں نے خود ہی کھولا تھا، اور کچن میں بھلا اس شخص کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی چور تھا اور بھولے بھٹکے میرے گھر میں آ بھی گیا
तो फिर घर समेटने के बजाय बिखरा हुआ होना चाहिए था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ किचन तक जा पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो वही लड़की थी। मैं उसे देख के बेहद हैरान हुआ। मुझे देख के वो नजरें झुका गई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? तो कहने लगी, वो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने यतीम खाने के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं कि वहां पर भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती, इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा, तो अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था, ताला तो मैंने खोला है। वो कहने लगी, वो मैं आपके घर के बाहर जो दरख्त है ना? मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगी, वहां से चढ़ के घर के अंदर कूद गई। मैं बड़ा हैरान हो गया कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो कहने लगी, मैंने खाना बना दिया है, रोटी भी तैयार है, आप खाना खाएंगे? मैंने कहा, जी हाँ, लगा दें, मैं जरा नहा के आता हूँ। पूरा दिन टैक्सी चलाते चलाते बुरी हालत हो जाती थी। मैं जब नहा के आया, उसने खाना उसी छोटी सी तिपाई पर लगा दिया। मैंने कहा, आप नहीं खाएंगी? तो कहने लगी, आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने खाने के दौरान उसका जायजा लिया, अभी भी वो मेरे ही कपड़ों में थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो कहने लगी, फिर कहाँ जाती मैं? मैंने कहा, आपको क्या लगता है आपको यहाँ पर सुरक्षा मिल सकती है? तो वो कहने लगी, हाँ, तभी तो मैं यहाँ वापस आ गई। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन हूँ तो इंसान ना, फरिश्ता तो नहीं हूँ। और फिर मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे कि आप मेरी क्या लगती हैं। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो आंसू टपकाने लगी, फिर कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपके अलावा किसी का भी भरोसा नहीं है। मैंने खाना खाया, फिर उससे मैंने कहा कि देखिए, मर्द कोई भी हो, भरोसे के लायक हरगिज नहीं होता जब तक कि वो आपका अपना ना हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात बारिश में मैं आपको अपने घर के अंदर लेकर आया था, आपको देख के मेरी भी नीयत फिसल गई थी। ये सुनकर उसने मुझे गौर से देखा और मैंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसने दाल पकाई थी, शायद घर में दाल ही मौजूद थी, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैं साथ साथ सलाद खाता जा रहा था, साथ साथ उसे सच बताता जा रहा था। मैंने कहा कि दिल बड़ा चाहा कि कुंडी लगाऊं, और समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उसे हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा था। उसके माथे पर बल पड़े। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझें, लेकिन मैं एक मर्द हूँ, बेशक बहुत शरीफ हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ। मुझसे फरिश्तों जैसा बिहेव करने का ना समझें। फिर जब आप सो रही थी, और जितनी आप खूबसूरत हैं, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मेरी भी नीयत फिसल गई थी, लेकिन बाखुदा मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। पूरी रात मैंने बाहर सहन में कुर्सी पे बैठ के गुजारी है। यकीन माने, सुबह तक कमर ताकता हो चुकी थी। अब रोज रोज ऐसी आजमाइश तो मैं नहीं दे सकता। आज वैसे भी काले बादल छाने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब रात को फिर तूफानी बारिश शुरू हो जाए। अब आप बताइए कि आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक ही कमरा है मेरे घर में। वो कहने लगी, आप कमरे में जाकर सो जाइएगा, मैं सहन में गुजारा कर लूंगी। मैंने कहा, देखें, ये मसले का हल नहीं है। वो कहने लगी, तो फिर आपकी नजर में मसले का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ है, वो लड़के कौन थे? वो कहने लगी, बस ये समझ लें कि अपनी इज्जत बचा के भागी थी, लेकिन वो लोग मुझे शराब पिला चुके थे, इसलिए घर से तो भाग आई, लेकिन कहीं पर भी जाती तो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। मुझे आपकी गाड़ी नजर आई, इसलिए बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं महफूज थी, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से ज्यादा महफूज जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मैंने कहा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुंची? ये सुनकर वो फिर से रोने लगी, कहने लगी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने दूर के भाई से मेरी शादी करना चाही। मैं वहां से भागी और उन लड़कों से पनाह मांगी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो भी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी, कहने लगी, उन्होंने मुझे गाड़ी में शराब पिला दी,
मुझसे कहने लगे सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करते, मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग गई। तभी वहां से कुछ फासले पर आपकी टैक्सी खड़ी थी, तो मैं वहां बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। बस ये हुआ था। मैंने कहा मैं आपके वालिद के घर आपको छोड़ दूं? तो वो कहने लगी आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस बिगड़ैल भाई से मेरी शादी करवा देगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगी बस मुझे पनाह दे दें। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं दे सकता पनाह। पनाह देने के लिए मुझे आपसे निकाह करना पड़ेगा। वो कहने लगी वो क्यों? मैंने कहा जाहिर है, मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर मैं ऐसे किसी अजनबी लड़की के साथ रहूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। उसने एक नजर मुझे देखा, फिर कहने लगी ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें। वो लड़की काफी खूबसूरत थी। सच पूछें तो मैं भी यही चाहता था कि वो निकाह के लिए रजामंद हो जाए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। वो आई तो मैंने उस लड़की के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसने अपने शौहर को बुला लिया, साथ में 3-4 लोगों को और बुला लिया और मेरा निकाह हानिया के साथ हो गया। मेरी बहन ने मुझसे पैसे लिए और उसके लिए शादी की पोशाक के साथ साथ उसके रोजमर्रा के कपड़े भी ले लिए। 2 घंटों में उसने सारी शॉपिंग की। निकाह के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर खाना भी खिला दिया। सबको ये पता चला कि वो मेरी बहन की कोई दोस्त है और मेरी बहन ने ये निकाह करवाया है। लड़की यतीम है और बेसहारा है। मेरी बहन ने शुक्र किया कि मैंने किसी लड़की से शादी तो की। बहरहाल रात तक मेहमानों के जाने के बाद मेरी बहन भी अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि रुकने की जगह थी ही नहीं। मैं जब कमरे में गया तो वो बनी ठनी बैठी थी, लेकिन अभी भी गुमसुम सी थी। मैंने दरवाजा बंद किया तो वो और भी ज्यादा सिमट के बैठ गई। मसला ये था कि चारपाई एक ही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा देखो, अभी तो मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेकंड हैंड बेड का इंतजाम कर लूंगा। उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं उठ के खड़ा हो गया। फिर अपनी अलमारी के लॉकर में से अम्मा की पुरानी अंगूठी निकाली जो सोने की थी। बाकी थोड़ा बहुत जेवर तो बहन को दे दिया था, लेकिन ये एक अंगूठी उसने रहने दी थी। वो कहने लगी जब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो इसे सोने के पानी से धुलवा लेना और फिर अपनी बीवी को मुंह दिखाई में दे देना। लेकिन इतनी फुर्सत ही कम मिली थी। वही अंगूठी मैंने जो कप से साफ की हुई थी और एक कप के अंदर रखी हुई थी, उस पर मट्टी पड़ गई थी। फिर मैंने उसे साफ किया और उसके पास ले आया। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा इतनी इमरजेंसी में शादी हुई है, ये अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में मैं इसे सोने के पानी से धुलवा के तुम्हें दे दूंगा। वो कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से भी हो सकती है। वो अभी भी चुप थी। मैंने कहा कुछ कहोगी नहीं? वो कहने लगी क्या कहूँ? मैंने कहा उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा भी ना सकी। मेरे दिल में कुछ और सवालात थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। पूछना ये चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब आने लगा तो वो कुछ पीछे हटी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कब से सबर के बांध बांधे हुए था, लेकिन उस वक्त मेरी बेताबियां अपनी ऊंचाइयों पे थी। मैं इस कदर बेखुद सा हो गया कि उसके हुस्न में खोने लगा। इसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली थी। मैंने उससे पूछा कि आंखें क्यों बंद करके रखी हैं, तो कहने लगी शर्म आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो खुश नहीं है, क्योंकि बदले में वो मुझे वैसी मोहब्बत नहीं दे रही थी जैसी कि एक बीवी देती है। शायद पहली पहली बार रिश्ते में बंधने से ऐसे ही होता होगा। मैं बहुत खुश था। सुबह जब मेरी आंख खुली तब वो कमरे में नहीं थी। जब मैं बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत रोई है। पता नहीं, ये लड़की मेरे लिए एक पहेली थी। मुझे देख के फौरन से वो किचन में चली गई। कहने लगी वो मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने कहा हाँ बना दो। मैं किचन में उसके पीछे ही आ गया। मैंने कहा हानिया कोई बात है? तुम क्यों रोई हो? वो कहने लगी नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी?
اس کی آواز میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ واقعی روئی ہو۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کے اتیت سے میں بالکل نا واقف تھا۔ جو باتیں اس نے بتائی ہیں پتہ نہیں سچی تھیں یا پھر جھوٹی۔ میں نے کون سا سب کچھ دیکھا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید اس کو اپنے گھر والے یاد آ رہے ہوں گے۔ جب وہ ناشتہ بنا کر باہر رکھنے لگی تو میں کرسی پر بیٹھ گیا، وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ پہلے تو تمہیں یہ مسئلہ تھا کہ تمہاری سوتیلی ماں اپنے بگڑیل بھائی سے تمہارا نکاح نہ کروا دے، لیکن اب تو تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی ہے۔ چلو آؤ تمہیں تمہارے ابا سے ملوا کے لے کر آتا ہوں۔ یہ سن کے اس کی رنگت پیلی پڑ گئی، وہ ایک دم سے گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا، آپ نہیں جانتے، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ میری شادی کو 8 دن گزر گئے، لیکن مجھے وہ خوش نہیں لگتی تھی جیسی خوشی ایک لڑکی کو شادی کے بعد ہوتی ہے، وہ نہیں تھی۔ رات کو جب میں گھر آتا تو وہ کچن میں کسی سوچ میں ڈوبی کھانا بنا رہی ہوتی تھی۔ میں اسے ہانیہ کہہ کر پکارتا تو بری طرح سے چونک جاتی۔ میں اسے بے تحاشا محبت دینے لگا، جتنا اس کا خیال رکھ سکتا تھا رکھ رہا تھا۔ جو بھی پیسے کماتا تھا لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہتی تھی کچھ نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ 20 دن گزر گئے لیکن اس کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہی نہیں ہوتی تھی، جو کہتا تھا چپ چاپ ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ ویسی رہے جیسے ہر لڑکی رہتی ہے۔ ایک بار میں نے اسے کہا ہانیہ، جو تمہارے دل میں ہے وہ صاف صاف مجھ سے کہہ دو، یہاں پر ویسے رہو جیسے رہنا چاہتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ اب تو میں نے اسے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر بھی لا کر دے دیا تھا، کمرہ بھی سجا دیا تھا۔ میں نے کہا اسے سجا کے سنوار کے رکھا کرو اور خوش رہا کرو، میں نے تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کھالی کھالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں خوش ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں نہیں لگتا، مجھے بھی تو لگے کہ تم خوش ہو، تم ہنستی نہیں ہو، مجھ سے باتیں نہیں کرتی، جو پوچھتا ہوں جواب دے دیتی ہو، بس کھانا سامنے رکھ دیتی ہو۔ میاں بیوی میں تو سب باتیں ہوتی ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے جب میں تھکا ہارا واپس آؤں تو تم مجھ سے جی بھر کے باتیں کرو۔ کہنے لگی کیا باتیں کروں، آپ بتا دیں، میں وہ باتیں کر لیا کروں گی۔ میں نے کہا اور کچھ نہیں کر سکتی تو پیار محبت کی باتیں کر لیا کرو، لیکن میں کہہ کے تھک چکا تھا۔ اس کا رویہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ مجبوراً سوچنے لگا تھا۔ ایسی کوئی لڑکی نہیں ہوتی جیسی وہ تھی۔ میری بہن بھی آتی تھی، وہ اس کے ساتھ بھی باتیں نہیں کرتی تھی، کھانا بنا کر رکھ دیتی تھی، کھانے کا پوچھ لیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، بس بولتی نہیں تھی۔ اس بات کو میری بہن نے بھی محسوس کیا تھا، اور پھر ایک بار وہ ہوا جس کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ رات کے وقت میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا دروازہ کھولو، تم سے کام ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک نوجوان تھا، میری عمر کا تھا، گھر کے اندر کی طرف جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا اندر کیا دیکھ رہے ہو، کون ہو آپ؟ تو کہنے لگا مجھے ہانیہ سے ملنا ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پھر میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میں ہانیہ کا شوہر ہوں۔ یہ سن کے تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں نے کہا دماغ تو درست ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہنے لگا بکواس نہیں کر رہا، اسے باہر بلاؤ، وہ مجھے جانتی ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ تھی تو اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، اور وہ میرے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ اس شخص نے مجھے اندر کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا، پھر ہانیہ ہانیہ پکارنے لگا۔ وہ ڈری سہمی کمرے سے باہر آئی، اسے دیکھ کے وہ اپنی سانس لینا بھول گئی۔ میں نے ہانیہ کی طرف دیکھا، اس سے کہا کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ کیسے تمہارا شوہر ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ تمہارا شوہر ہے تو تم نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا تھا، اور پھر اسے طلاق دینے کے بعد افسوس ہونے لگا۔ یہ مجھے حلالے کے لیے کہنے لگا۔ حلالے کے لیے اسے ایک نوجوان کی ضرورت تھی جو اس بات کو راز رکھے، لیکن وہ جس سے بھی میرا حلالہ کرواتا تو پھر یہ بات
खुलकर सबके सामने आ जाती। इसीलिए इसने ये सारा ड्रामा रचाया था। एक बार मेरा शौहर तुम्हारी टैक्सी में बैठकर सफर कर चुका था, लेकिन इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं। तुम्हारे साथ बातें करने पर इसे अंदाजा हो गया था कि तुम एक शरीफ इंसान हो और शादी की जिम्मेदारी से दूर भागते हो। इसीलिए जब तुमने इसे कहा कि मैं अपने घर में सामान रख के आता हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा, तो इस बहाने से वो तुम्हारा घर देख चुका था। जब उसने मुझे तलाक दिया तो पहले तो बहुत परेशान हुआ कि किससे हलाला करवाए और कौन होगा जो खामोशी से हलाला कर दे और शोर भी ना मचाए, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। इसलिए उसे लगा कि अगर तुमसे खामोशी से हलाला करवाया जाए और तुम्हें पता भी ना चले तो फिर ठीक रहेगा। उस रात तेज बारिश में जो कुछ भी हुआ वो सब हमारा रचाया गया ड्रामा था। मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा गया। वो जानता था कि तुम मुझसे निकाह कर लोगे, बेसहारा लड़की समझ के। फिर जैसा वो चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। एक मौलाना साहब ने कहा था कि एक दिन का हलाला हलाला नहीं, जीनाकारी होती है, इसलिए 3 महीने गुजारने पड़ेंगे। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। मेरा तो दिमाग ही चकरा के रह गया। मैंने कहा क्यों क्यों तलाक दे दूं? मैं उस नौजवान के पास आ गया। वो काफी गुस्से में था। कहने लगा, देखो, शराफत से मेरी बीवी को तलाक दे दो। मैंने कहा, एक तो ये कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है, और दूसरा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ 3 महीने गुजारने के बाद, तुम्हारा हलाला पक्का करने के बाद उसे छोड़ दूंगा? तुमने क्या शादी और निकाह को मजाक समझ रखा है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। देखो, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे पास हैं मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा, अपने पैसे अपनी जेब में रखो। बीवी को तलाक देने से पहले सोचते नहीं हो कि तलाक क्यों दे रहे हो? क्या निकाह का रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक है? गुस्सा आएगा तो तलाक दे दोगे, फिर जब अपने किए पर अफसोस होगा तो उसे दूसरे मर्द के हवाले कर दोगे ताकि तुम्हारा हलाला पक्का हो सके। क्या मजाक समझ रखा है तुमने जिंदगियों को? ये मेरी बीवी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। वो कहने लगा, पहले पूछ लो उससे, वो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं? मैंने कहा, उसने निकाह अपनी मर्जी से किया है। 3 महीने से वो मेरे साथ रह भी रही है, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेगी। वो नौजवान हानिया के पास आ गया। कहने लगा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो हानिया? हमारा प्लान तो यही था ना कि तुम इससे तलाक मांगोगी, फिर तुमने क्यों नहीं लिया इससे तलाक? उसने कहा कि मैं तुम्हें बार बार फोन करके यही कह रहा था कि ये मामला खुद सुलझा लो। वो कहने लगी, मैं ये नहीं कर पाई। फिर वो अपने मुंह पर हाथ रख के फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, इसलिए क्योंकि इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मोहब्बत क्या होती है मैंने इस शख्स के साथ रहकर देखा है। ये भले ही गरीब है, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर इसने मेरा ख्याल रखा है। हर पल मैं सोचती थी कि आज कहूंगी, कल कहूंगी, लेकिन इसकी मोहब्बत मुझे कहने की इजाजत ही नहीं देती थी। हमारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी जिसमें तुम जरा जरा सी बात पे मुझे तलाक की धमकियां देते थे। हानिया, ऐसा मत करो, तलाक दे दूंगा, वैसा मत करो, तलाक दे दूंगा। तुम्हारे घर वालों की खिदमत करते करते मैं थक गई थी, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं था। इस तरह हमेशा तलाक की धमकी से डरते डरते मैंने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे, लेकिन हुआ क्या? तलाक का थप्पड़ तो तुमने फिर भी मेरे मुंह पर दे ही मारा ना। और फिर तुम्हें एहसास होने के बाद तुमने हलाले की सूली पर भी मुझे चढ़ाना चाहा, लेकिन अब मैं ऐसी कोई आजमाइश नहीं देना चाहती। तुम्हारे बार बार फोन करने पर मैंने अपने शौहर के साथ कभी वो मोहब्बत की ही नहीं जिसका वो हकदार था। हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि पता नहीं तुम क्या करोगे, पता नहीं मेरी दूसरी शादी का सुन के ये शख्स मुझे छोड़ ना दे। लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वो मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उस लड़के से कहा कि सुन लिया तुमने, अब तुम जा सकते हो। वो वहां से गुस्से से हानिया को घूरता हुआ चला गया। फिर वो रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें कहा था ना कि सच बता दो,
वो कहने लगी, कैसे बताती मैं सच? सच बता देती तो शायद तुम मुझसे शादी ही ना करते। मैं तुमसे मोहब्बत करते हुए डरती थी कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। फिर वो कहने लगी कि जो शख्स बीवी को तलाक की धमकियां देता रहता है, औरत को समझ जाना चाहिए कि ये शख्स कभी उसके साथ घर बसाना चाहता ही नहीं है। जो धमकी दे रहा है वो सच में भी तलाक दे सकता है, इसलिए ऐसे शख्स के साथ क्या रहना। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको हमारी कहानी पसंद आई वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।